हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी अभ्यास। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में जो कुछ समय से खबरों में हैं। और खबरों में क्यों है? आप सभी जानते होंगे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट। इतिहास के पन्नों में एक नया नाम दर्ज हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आप यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोजीशन पर एक व्यक्तित्व को आते हुए देख सकते हैं। महोदया ने अपने इनॉग्रल स्पीच में यहाँ पर 4 ऐसे रिवोल्ट्स के बारे में बात की जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इन ट्राइबल रिवोल्ट्स ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाई है। जब भी हम भारत में इतिहास को स्टडी करते हैं तो नॉर्मली हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। आधुनिक भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके व्यूज, एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स पे हम काफी बातचीत करते हैं, लेकिन काफी बार ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जो स्टडी है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। कहीं ना कहीं वहां कमी हमें देखने को मिलती है। आज के सेशन में हम उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज पर चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े हुए रिवोल्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो आखिर वो कौन सी 4 कम्युनिटीज हैं, कौन से 4 रिवोल्ट्स हैं जिनके बारे में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्पीच में बात की। सबसे पहले पैखा रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भिल अपराइजिंग, कोल्स और संथलीस के द्वारा किया गया रिवोल्ट। अब सबसे पहला मुद्दा तो ये बनता है कि आखिर ट्राइबल कम्युनिटीज इस प्रकार के रिवोल्ट्स कर क्यों रही है, उसके पीछे के क्या कारण है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्राइबल कम्युनिटीज का सोशल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उनका जीवन यापन करने का तरीका कैसा है, क्योंकि वहीं पर कहीं ना कहीं एक प्रकार की दखल अंदाजी इन ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिशर्स के सामने लाकर खड़ा कर देगी, विरोध करने पर मजबूर कर देगी। जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्राइबल ग्रुप्स में रहने वाले लोगों के बीच प्राइवेट लैंड ओनरशिप जैसा कंसेप्ट हमें नहीं देखने को मिलता। ये जंगल या जंगल के आसपास वाले इलाके में जब रहते हैं तो ग्रुप का हर एक मेंबर जिस भी जमीन पर वो रह रहे हैं उसका कलेक्टिव ओनर कहलाता है। These people are very much deeply rooted with their customs, traditions and culture. यही नहीं, जंगल में आप देखेंगे कि जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, वो एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से वो अपना जीवन यापन करते हैं। रोज की लकड़ियों को इकट्ठा करना, फल, फूल, पेड़ पौधे सब जंगल से मिलते हैं। और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ एक हार्मनी में अपना लाइफ स्पेंड करती है, अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर इसी लाइफ साइकिल में, इसी जीवन जीने के तरीके में किसी प्रकार का इंटरवेंशन होता है तो आप यहाँ पर रिवोल्ट होता हुआ देखेंगे। और कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स के समय में भी हुआ। ब्रिटिशर्स के टाइम पर यहाँ पे फॉरेस्ट जो थे उनको कब्जे में लिया जाने लगा, उनको यहाँ पे प्लांटेशंस में कन्वर्ट किया जाने लगा, जिसके वजह से इन ट्राइबल कम्युनिटीज का जंगलों में घूमना बंद हो गया। ये कम्युनिटी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे मेथड्स को फॉलो किया करती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए खेती को कहते हैं, यानी घुमंतु खेती। घुमंतु खेती के बारे में भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पे फॉरेस्ट में एंट्री ही बंद हो गई तो इस प्रकार की टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। जंगलों से जो ये लकड़ी, पत्ते, फूल वगैरह इकट्ठा किया करते थे वो चीजें अब वो नहीं कर सकते। जंगलों में घूम नहीं सकते बिना प्रॉपर परमिशन के। जंगलों के बाहर जब इन्हें निकाला गया तो ये आसपास के गांवों में रहना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर भी इनको मजदूरी के तौर पर ट्रीट किया जाता था। वहां पर जो जमींदारी सिस्टम था, वहां के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो इन्हें सप्रेसिव महसूस कराते थे, इनके ऊपर दबाव पैदा करते थे और इनसे यहाँ पर बॉन्डेड लेबर जैसी चीजें करवाते थे, यानी कि बधुआ मजदूरी, जिससे अच्छी इनकम भी नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स पूरी ऐसी कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन अंडर कल्टीवेशन आए। उससे ब्रिटिशर्स को ये फायदा है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, और इसी कारण से ये स्टेप्स उठाए गए। ना कि सिर्फ उनके जीवन यापन करने के तरीके में दखल अंदाजी हुई है, बल्कि उनके बिलीव्स, कस्टम्स, कल्चर्स जो है वहां पर भी आप इस प्रकार की इंटरवेंशन को देखते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज इन कम्युनिटीज में घुसकर
अपने आइडियाज और फिलॉसफीज को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। जबरन यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्वर्जन के लिए भी मजबूर किया जाता है। ऐसी चीजें ही यहाँ पर इन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज को मजबूर करती है अपना रिसेंटमेंट शो करने के लिए ब्रिटिशर्स के आगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो उदाहरण सामने मौजूद है वो है पैखा रेबेलियन 1817। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पैक है कौन। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो पैक एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे थे, यानी ये वॉरफेयर टेक्निक्स जानते थे। इनका इस्तेमाल बैटलफील्ड्स पर किया जा सकता था। अहोम से ये माइग्रेट होकर ओडिशा में आकर बसे थे। वहां की लोकल राजाओं को जब इनकी काबिलियत के बारे में पता चला तब पैक्स को मिलिट्री सर्विसेज के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली मिलिट्री में, आर्मी में भर्ती किया गया और उसके बदले राजा पैक कम्युनिटी को जमीन दिया करते थे, लैंड दिया करते थे जिसपे पैक्स रहा करते थे, वो भी रेंट फ्री। तो ये एक हाथ से मिलिट्री सर्विसेज देते हैं और दूसरे हाथ से इनको लैंड्स दी गई है रहने के लिए। पर अंग्रेजों के समय में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स भारत के बहुत बड़े हिस्से पर धीरे धीरे करके कब्जा करते जा रहे थे, उस समय उड़ीसा भी उनके कंट्रोल में आया और वहां के राजा भी ब्रिटिशर्स के अधीन बने, जिसके वजह से पैक के अंडर जो लैंड थी, जो जमीन थी, उसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने की कोशिश की। जो रेंट फ्री थी उसको रेंट के अंडर लाया गया और इसी कारण से पैक्स ने रिवोल्ट किया। पैक जो है वो मार्शल आर्ट में अच्छे थे, वॉरफेयर टेक्निक्स में अच्छे थे, लेकिन वो जिस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो वेपन्स थे, वो ट्रेडिशनल वेपन्स थे और वो ब्रिटिशर्स के एडवांस्ड वेपन्स के आगे टिक नहीं पाए और इसी वजह से इस रिवोल्ट को दबा भी दिया गया। इस रिवोल्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे कि बख्शी जगबंधु, जैसे कि आप इनका नाम देख सकते हैं। इसी तरह से विद्याधर मोहपात्रा, भराम्बरा राय, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स के नाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बख्शी जगबंधु की अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबे समय तक जंगल में छिपकर वार करते रहे, जिसे हम गोरिल्ला वॉर कहते हैं, लेकिन आखिर में आकर उन्हें सरेंडर करना पड़ा और उसी के साथ इस पैका रिवोल्ट को दबा दिया गया। ऐसे ही कुछ दूसरे आपको रिवोल्ट्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे सेम इसी टाइम पर, मतलब हम कह सकते हैं कि कंटेम्पररी टू पैक रिवोल्ट आपको भिल प्रजाति भी अपना रिसेंटमेंट शो करती हुई नजर आएगी। भिल प्रजाति भारत के कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। इनका कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली गुजरात, साउथ राजस्थान, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन और महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलता है। भिल प्रजाति का कुछ हिस्सा आपको ईस्ट की तरफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो मैप में आप देख पा रहे हैं वहीं पर इनका पाया गया है। भिल्स जैसे जैसे करके इस हिस्से को भी आप ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आते हुए देखते हैं, वैसे वैसे यहाँ के जंगलों को भी ब्रिटिशर्स अपने अंडर करते चले गए, उन फॉरेस्ट लैंड्स को अंडर कल्टीवेशन लाते चले गए और इस वजह से भील्स भी यहाँ पर अपना रिवोल्ट लेकर आते हैं। बेसिकली अपना जो रिसेंटमेंट है उसको शो करते हैं, अपने गुस्से को शो करते हैं। और यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेवाराम। इस रिवोल्ट को भी दबा दिया गया था और यहाँ पर भी जहाँ कमी रह गई वो थे ट्रेडिशनल वेपन्स, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर टेक्निक्स थी उसके वो चीजें एक प्रकार से ब्रिटिशर्स की एडवांस वेपन्स के सामने टिक नहीं पाई, इसे भी दबाया गया और इसका भी एज सच कोई आउटकम भिल्स के फेवर में नहीं आया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली जो कम्युनिटी आप यहाँ देखते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप आप यहाँ देखते हैं, वो है खोल। ये खोल ट्राइबल कम्युनिटी छोटा नागपुर प्लाटियो में रहती थी। छोटा नागपुर प्लाटियो एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको बहुत सारी दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज भी देखने को मिलेंगी। खोल भी उन्हीं में से एक है। अब खोल जो थी वो जिस जमीन पर रहती थी, जैसा मैंने कहा, उस जमीन के खोल कम्युनिटी के लोग अपने आप को कलेक्टिव ओनर्स मानते थे, मतलब प्राइवेट लैंड ओनरशिप जैसा कंसेप्ट था ही नहीं।
सब यहाँ पर भाई बहन हैं एक दूसरे के, और वो उस लैंड के ऊपर कलेक्टिवली अपनी राइट्स होल्ड करते हैं। जिस जंगल में वो रहते हैं उसके ऊपर अपने कलेक्टिव राइट्स होल्ड करते हैं। उसी में उनका जन्म हुआ है और उसी के जरिए वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लैंड अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज करना था, तो खोल ट्राइब के अंडर जो जमीन आती थी उसको उनसे छीनकर नॉन ट्राइबल ग्रुप्स को दिया जाने लगा, नॉन ट्राइबल फार्मर्स को दिया जाने लगा। इससे ब्रिटिशर्स को फायदा ये होगा कि अगर लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू कलेक्शन ही उनका इस समय मकसद था। इसी के खिलाफ खोल ट्राइब भी यहाँ पे रिवोल्ट करती है 1831 में। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इस ट्राइब से, इस पर्टिकुलर रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदरा महातो जैसे बहुत से लीडर्स। ये पर्टिकुलर रिवोल्ट छोटा नागपुर प्लाटियो के बहुत से हिस्से में फैला, जैसे आप यहाँ पे हजारीबाग, पलमाओ और मनभूम जैसी जगहों पर भी इसका असर देखते हैं। पर इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया था। अगेन ब्रिटिशर्स की जो फोर्स थी, जो यहाँ पे वेपन्स थे, वो थोड़े से भारी पड़े, और कोल रिवोल्ट जो है वो भी पिछले रिवोल्ट्स की तरह ही ठंडा पड़ गया। लेकिन हमारे पास एक ऐसे रिवोल्ट का भी उदाहरण है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के फेवर में कुछ स्टेप्स आए, मतलब एक प्रकार का आउटकम जो है वो आपको निकलता हुआ देखने को मिलता है। इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है, आइए इनके बारे में भी चर्चा करते हैं, और वो है संथलीज। अब संथलीज जो है ये कहाँ रहते हैं? आज का प्रेजेंट टाइम का जो झारखंड स्टेट है, उस झारखंड स्टेट में आपको छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, हिल्स देखने को मिलेंगी, और उन्हीं में से एक राजमहल हिल्स भी है, राजमहल पहाड़ियां। इस पहाड़ी के नीचे वाले इलाके में संथल नाम की एक ट्राइब रहा करती थी। ब्रिटिशर्स राजमहल हिल्स के आसपास के एरिया को अंडर कल्टीवेशन लाना चाहते थे, और संथल ट्राइब के लोगों को भी गांव का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन इनको जंगलों से निकालकर जो विलेज सेटलमेंट है वहां पर ये बसाना चाह रहे थे। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने संथल ट्राइबल ग्रुप के लिए जमीनों को डिमार्केट करना शुरू कर दिया, यानी काटना शुरू कर दिया, और वहां लाकर इन्हें बसाना शुरू कर दिया। ये जो रीजन था इसको हम दामिन आय कोह कहते हैं, जहां पे संथल्स जो है उनको सेटल करवाया गया। लेकिन विलेज जो होता है उसका सोशल स्ट्रक्चर ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन से अलग होता है। यहाँ पर अगर इन्हें सेटल करवाया जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रिटिशर्स की कुछ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऐसी थी जिसके वजह से इन जमीनों से टैक्स कलेक्ट भी होगा। अब संथलीज के छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। इन गांव के ऊपर एक जमींदार है। वो जमींदार जो है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा टास्क दिया गया है कि तुम्हें इन गांव से, इन गांव में रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है। आप याद कर पा रहे होंगे परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में आया था, उसके अंडर जमींदार जो थे उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई थी। 10/11 पार्ट ऑफ एवरेज टैक्स कलेक्शन उन्हें ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो जमींदारों को यहाँ पर न कि सिर्फ जमीन जो उनके अंडर दी जा रही है टैक्स कलेक्शन के लिए, उसके ऊपर सिर्फ टैक्स कलेक्शन के राइट्स ही नहीं है, बल्कि अगर कोई किसान समय पर टैक्स नहीं दे पाता तो उसकी जमीन को जब्त करने की राइट्स भी ये जमींदार होल्ड करते हैं। अब ये जो संथलीज थे ये तो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये तो जंगल के साथ रहने वाले लोग थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। इन्हें यहाँ पर इस सोशल स्ट्रक्चर को समझने में बड़ी दिक्कत आई। काफी बार जब ये समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे तो ये मनी लेंडर्स के पास भागते थे, वहां से पैसा उधार मांग के जमींदारों को टैक्स देते थे, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा सप्रेशन झेलना पड़ता था। तो संथलीज का जो रिवोल्ट है जो आप यहाँ होता हुआ देखेंगे, ये रिवोल्ट सिर्फ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि जमींदारी सिस्टम और मनी लेंडर्स जैसी ऑपरेसिव फोर्सेस के खिलाफ भी था। ये पर्टिकुलर रिवोल्ट आपको 1855 में होता हुआ देखने को मिलेगा। इस रिवोल्ट से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू। ये दोनों भाई हैं और इनकी दो सिस्टर्स फूलो और जानू मुर्मू भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा चंद मुर्मू और भाईराम मुर्मू
ये भी कुछ नाम है जो इस पर्टिकुलर रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स दबाने में कामयाब रहे थे। यहाँ पे संथलीस के जो गांव हैं उन गांव पे हाथियों को भेजकर उनको नष्ट करने की कोशिश की गई, उन गांवों को जलाया गया। इस प्रकार से इस पूरे रिवोल्ट को दबाया गया। लेकिन रिवोल्ट को दबाने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने संथलीस के लिए अलग से टेरिटोरियल डिवीजन सेटअप किए, जिन्हें हम संथल परगाना कहते हैं, जहां पर इनको वापस से सेटल करवाया गया। तो इस तरह के रिवोल्ट्स आप इस दौरान होते हुए देखते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे रिवोल्ट थे, लेकिन ये 4 रिवोल्ट हमारे न्यूज में थे, इसीलिए हमने इन्हें रिविजिट किया। आइए देखते हैं कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये कितने इंपॉर्टेंट है। क्या यूपीएससी ने इन एरिया से कुछ सवाल पहले पूछे हैं? एक प्रश्न आपको यूपीएससी मेंस 2019 में देखने को मिलता है और ये कुछ इस प्रकार है। The 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. 1957 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती वर्षों 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बड़ा ही खूबसूरत है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वो कि 1857 का रिवोल्ट इज नॉट द ओनली बिगेस्ट रिवोल्ट, बल्कि हम कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट से पहले बहुत से छोटे बड़े रिवोल्ट्स होते आए हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे इस प्रकार के ट्राइबल रिवोल्ट्स ही क्यों ना हो, जो काफी हद तक तब्दील होंगे उस 1857 की क्रांति में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को मार्क करना जरूरी है। पहले तो वो 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ दूसरे छोटे और बड़े लोकल रेबिलियंस की भी बात कर रहे हैं। यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहता है कि आप आंसर में उन छोटे बड़े लोकल रिवोल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करें जो 1857 की क्रांति से पहले हमें देखने को मिलते हैं और जो काफी हद तक जो अनरेस्ट उन रिवोल्ट्स में था वही 1857 की क्रांति का भी एक बड़ा कारण बनता है। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करें। यूपीएससी मेंस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये वाकई में बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कुछ रिवोल्ट्स के एग्जाम्पल हमने आज के सेशन में देखे, बट इसके अलावा कुछ आर्मी से जुड़े हुए रिवोल्ट्स भी थे, जैसे कि वेलर रिवोल्ट या बैरकपुर म्यूटिनी। आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा, जिन्हें आप इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। न कि सिर्फ ये, 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था, जो पर्टिकुलरली इतिहास से जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो स्कीम्स और एक्ट्स ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उससे जुड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार था ये सवाल। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस for determining the nature and extent of individual or community forest rights on both? Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 के मुताबिक वो कौन होगा, वो कौन है जो ये अथॉरिटी होल्ड करता है कि वो बता सके कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति या उसकी कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स जो है, उन फॉरेस्ट राइट्स का दायरा क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, उसका प्रकार क्या होगा। तो ये जो इनिशिएशन होता है, ये जो पहला स्टेप लिया जाता है, ये पहला स्टेप ग्राम सभा के द्वारा लिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार या ग्राम सभा। तो पहला स्टेप कौन उठाता है ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसके फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। तो पहला स्टेप ग्राम सभा के द्वारा उठाया जाता है। उसके बाद आगे चलकर बाकी के एसोसिएशन इससे जुड़कर फर्दर डेफिनेशन देते हैं, लिमिटेशंस देते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स का दायरा क्या है या फिर वो किस प्रकार के हैं, उसका नेचर क्या है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे आने वाले फ्यूचर सेशंस में भी इसी प्रकार के करंट न्यूज में चलने वाले आर्टिकल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।
आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है जो 12 अगस्त तक वैलिड रहेगा, दैट इज अनअकैडमी एक्सेलरेट, जिसके अंडर आप अनअकैडमी प्लस यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे 43% डिस्काउंट पर। बाकी की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702 और इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।